नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं बेशर्म बहू का 5वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। संजू के मन में भले ही सुनैना के लिए फीलिंग्स थी, पर संजू ने कभी भी अपनी लिमिट को नहीं लांघा था। वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके मन में सुनैना के लिए ये भावनाएं आ क्यों रही हैं। पर फिर भी उसने कभी सुनैना के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे जिससे उसके चरित्र पर कोई भी उंगली उठा सके। पर कहते हैं ना कि कुछ लोग देखते कुछ और हैं पर कहते कुछ और हैं, क्योंकि उनको इसी में मजा आता है। जिनके लिए खुद को सबकी नज़रों में अपने कर्मों से ऊंचा उठना बहुत भारी होता है, वो दूसरों को नीचे गिरा करके ही खुद को ऊपर उठाते हैं। और यही हाल सुनैना की जेठानी रानी का था। जब से सुनैना इस घर में बहू बन करके आई थी, तब से ही वो सुनैना से बहुत जलती थी। उसने तो बहुत कोशिश भी की थी कि संतोष की शादी सुनैना से ना हो। इसके पीछे उसकी जेठानी की सुनैना के लिए हमदर्दी या प्यार नहीं था। उसके पीछे का कारण ये था कि एक तो सुनैना पढ़ी लिखी बहुत थी, ऊपर से एक मैनेजर के पद में जॉब कर रही थी, ऊपर से सारी सुंदरता तो जैसे भगवान ने उसमें कूट कूट करके भरी थी। और घर के काम में भी सुनैना नंबर 1 थी, या फिर ऐसा कहें कि सुनैना की तो आठों गांठ बराबर थी। इसलिए सुनैना के बहू बन करके आने से पहले ही पूरे घर में बस सुनैना के ही गुणगान गाए जा रहे थे। और जब सुनैना की मुंह दिखाई की रस्म हुई तो हर किसी ने दिल खोल के सुनैना की खूबसूरती की बड़ाई भी की थी, जिसे सुन करके सुनैना की जेठानी के मन में सुनैना के लिए एक जलन की भावना पैदा हो गई थी। पर शादी के बाद जब उसने देखा कि सुनैना और संतोष का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तब उसके दिल को थोड़ी तसल्ली हुई और उसके मन की ये जलन भावना थोड़ी शांत हो गई थी। और फिर जब सुनैना की बेटी हुई और फिर धीरे धीरे सब सुनैना से मुंह मोड़ने लगे, तो सुनैना की जेठानी को भी तो जैसे सब कुछ ही मिल गया था। लेकिन आज सुनैना की जेठानी को एक मौका मिला था कि वो सुनैना की गलती का फायदा उठा करके उसको एक बेशर्म बहू और खुद को एक संस्कारी बहू साबित कर सके। और वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाने वाली थी। इसके साथ ही सुनैना की जेठानी की अरमान रीतू के साथ भी चल रही थी, क्योंकि रीतू को गलतफहमी हो गई थी कि संजू अपने घर परिवार से ज्यादा उसको मानता है। इसलिए वो हर वक्त सुनैना की जेठानी के सामने ये जताती रहती थी कि अपने होने वाले पति शादी के पहले ही वो कैसे अपने इशारों पर नचाती है। और हर वक्त रीतू सुनैना की जेठानी को ताना भी मारती थी कि वो उससे सीखे कि पति को कैसे काबू में किया जाता है। और ये सब देख करके सुनैना की जेठानी को रीतू के ऊपर गुस्सा बहुत आता था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि रीतू के साथ उसका होने वाला पति संजू हर वक्त उसके पक्ष के लिए खड़ा रहता था। और सुनैना की जेठानी का पति घर के झगड़ों से बहुत ही दूर रहता था। पर आज सुनैना की जेठानी को एक तीर से दो निशाने लगाने का मौका मिला था। एक सुनैना के चरित्र पर उंगली उठा करके खुद को बहुत ही चरित्रवान साबित करने का, और दूसरा रीतू को उसके काबू में रहने व संजू के झूठ के बारे में बता करके उसके घमंड को तोड़ने का। इसलिए सुनैना की जेठानी ने तुरंत ही अपने फोन से सुनैना और संजू की एक फोटो खींच ली और दबे पांव से ही चुपचाप नीचे हाल में आ करके बैठ गई। और उसने तुरंत ही रीतू को फोन लगाया और कहा कि संजू वहां आ गया है क्या। अब रीतू को तो कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि अरे, उसका फोन तो आया था कि वो आ जाएं, पर मैंने ही उसे आने से मना कर दिया कि अभी अपने दोस्त के पास रहें। तब सुनैना की जेठानी ने हंसते हुए कहा कि
होने वाली देवरानी जी, अपने संजू को उसके घायल दोस्त के इतने भी पास रहने ना दो कि आपका पत्ता ही साफ हो जाए। सुनैना की जेठानी की बात सुन करके रितु बहुत गुस्से में आ गई और उसने कहा कि क्या बकवास कर रही हैं आप। तब सुनैना की जेठानी ने कहा कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो तुम्हारी आंखों में तुम्हारे काबू में रहने वाले संजू ने बांध रखी है। मैंने अभी अभी ही तुम्हारे संजू को उस दोस्त के साथ बाहों में बाहें डालते हुए देखा है, जिसके लिए वो तुम्हें छोड़ करके, यहाँ तक कि अपनी शादी की शॉपिंग छोड़ करके उसके पास चला आया, तुमसे झूठ बोल करके। रितु ने कहा कि मैं आपकी बातों का और आपकी आंखों का कैसे यकीन करूं। तब सुनैना की जेठानी ने कहा कि मेरी आंखों का ना सही, अपनी आंखों का तो यकीन करना ही होगा तुम्हें। और फिर उसने कहा कि तुम्हें फोटो भेज दी है, जाओ जा करके अपना व्हाट्सएप चेक कर लो। और तभी रितु ने तुरंत ही अपना व्हाट्सएप चेक किया तो उसने संजू और सुनैना की एक फोटो देखी, जिसमें संजू सुनैना को अपने हाथ से पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही सुनैना की जेठानी ने फोटो इस एंगल से खींची थी कि संजू और सुनैना एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बैठे थे, पर फोटो में ऐसे लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हों। और ये देख करके रितु को इतना गुस्सा आया, साथ ही उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। और तभी सुनैना की जेठानी की आवाज रितु के कानों में पड़ी, जिस पर सुनैना की जेठानी रितु को ताना मार करके कह रही थी कि जरूरी नहीं है देवरानी साहिबा की आंखों को जैसा दिखता है वैसा सच भी हो, क्योंकि आपके होने वाले पति आपके सामने तो एकदम आपकी कठपुतली बन करके रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप उनको काबू में रखती हैं, पर हकीकत तो आप भी देख रही हैं। और सच यही है कि आप उनको नहीं बल्कि वो आपको काबू में करके रखते हैं। और जोर शोर से हंसने लगी। और ये सुन करके रितु को बहुत गुस्सा आया और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, पर अब वो वहीं बैठ करके रोने लगी। रितु को दुख संजू और सुनैना को साथ में देखने से ज्यादा इस बात का था कि सुनैना की जेठानी के सामने रितु की बेइज्जती हो गई, जो रितु से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इसकी वजह रितु सुनैना को मान रही थी। एक तो वैसे भी संजू सुनैना की इतनी चिंता करता था, जिसे देख करके रितु को सुनैना से बहुत जलन होती थी। अब ऊपर से सुनैना की जेठानी ने भी रितु को जो कुछ भी बताया और दिखाया वो था तो अधूरा सच, पर जैसे हालात थे उनके हिसाब से तो रितु ने सुनैना की जेठानी की बातों पर यकीन कर लिया था। अब रितु को ना तो शॉपिंग दिख रही थी और ना ही अपनी शादी। अब उसके सिर पर सुनैना को लेकर के बहुत गुस्सा सवार हो चुका था और वो बीच में ही शॉपिंग छोड़ करके घर के लिए जाने लगी। ये देख करके संजू की माँ और बहन बहुत परेशान हो गए कि अभी तो ये बहुत खुश थी, फिर अचानक से इसे क्या हो गया, ये एकदम से शॉपिंग छोड़ करके कहाँ चल दी। शिवानी ने कहा कि माँ, ये संजू ने किसे हमारे घर की बहू बना दिया है, इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता। एक सुनैना भाभी है जो हमारे इशारों पर नाचती हैं और एक ये है जो हमें अपने इशारों पर नचाती रहती है। काश सुनैना भाभी की तरह आपने संजू के लिए भी एक अच्छी पत्नी और हमारे घर के लिए एक अच्छी बहू ढूंढी होती तो कितना अच्छा होता। संजू की माँ को सुनैना की बड़ाई सुन करके तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हाँ, रितु की बुराई सुन करके उसे बहुत खुशी हुई। फिर संजू की माँ और शिवानी भी थोड़ी शॉपिंग करके घर की तरफ चल पड़ी। इधर जब सुनैना ने संजू को रितु की वो बात बता दी जो रितु ने सुनैना को संजू से छिप करके बोली थी, और इस वजह से सुनैना ने संजू से बात करना बंद कर दिया था। संजू का तो अब रितु के ऊपर दिमाग ही खराब हो गया था और वो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था रितु के ऊपर, इसलिए वो अब रितु से मिलने माल की तरफ जाने लगा। सुनैना को जब एहसास हुआ कि उससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो ऐसे अचानक से संजू को देख करके भावुक हो गई और उसने रितु की बात बता दी, जिसे सुन करके अब संजू पता नहीं रितु के साथ क्या करेगा।
ये सोच करके सुनैना बहुत घबरा गई। उसने संजू को रोकने की और समझाने की बहुत कोशिश की, पर संजू ने सुनैना की एक बात भी नहीं सुनी और वो गुस्से से रीतू से मिलने माल की तरफ चला गया। सुनैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे और संजू को कैसे रोके, या फिर वो रीतू और संजू के बीच होने वाले झगड़े को कैसे रोके। इसलिए वो भाग करके दादी के पास गई और उसने दादी को सारी बात बताई। तो दादी ने बहुत ही शांत हो करके कहा कि मेरी बच्ची, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये तो रीतू का सच है जो एक ना एक दिन संजू के सामने आना ही था, और वैसे भी भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है, इसलिए चिंता छोड़ दे और जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दे। सुनैना ने परेशान होते हुए कहा कि दादी, आपका कहना तो ठीक है, पर मेरी वजह से रीतू और संजू के बीच झगड़ा हो जाएगा और रीतू फिर से मुझे ही गलत समझेगी और अपने और संजू के बीच झगड़े का दोषी मुझे मानेगी। दादी ने कहा कि ये तो उसकी गलत फहमी है ना सुनैना, तेरी थोड़ी। और फिर तूने जो भी कहा है वो सब सच ही कहा है, तो फिर ये तो रीतू की गलती हुई ना कि तेरी। और फिर अच्छा ही है ना मेरी बच्ची की जितनी जल्दी हो सके रीतू का भी सच सबके सामने आ जाए, जिससे तुझे दुख और तकलीफ देने वाली की लिस्ट में एक नाम कम हो जाए। ये सुन करके फिर सुनैना की भी आंखें भर आई और वो दादी के गले लग करके रोने लगी। तो अब हालात ये थे कि उधर से सिर पर गुस्सा लिए रीतू माल से घर की तरफ संजू से मिलने आ रही थी, और इधर से संजू सिर पर गुस्सा लिए घर से माल की तरफ रीतू से मिलने जा रहा था। और इस आवागमन में ना रीतू संजू से मिल पाई और ना संजू रीतू से। संजू माल पहुंच करके रीतू को ढूंढने लगा और उसे कॉल करने लगा। कॉल करके सुनैना की जेठानी से बात करने के बाद रीतू ने गुस्से से फोन काटने की जगह अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, जिससे संजू के कॉल करने पर रीतू का फोन बंद आ रहा था। पर इधर रीतू घर पहुंच चुकी थी और सामने उसका इंतजार करते सुनैना की जेठानी मिल गई, जो लगी आग में घी का नहीं बल्कि पेट्रोल का काम करने जा रही थी। उसने रीतू को देख करके पहले से और भी ज्यादा रीतू के कान भर दिए। जैसे ही मेरे आने की खबर संजू और सुनैना को लगी, वैसे ही मेरे सामने ही संजू को सुनैना ने घर से बाहर भेज दिया और खुद दादी के पास जा करके बैठ गई, जिससे मुझे उन पर शक ना हो। और पता नहीं कब से ये दोनों कमरे में थे और उस छोटी सी बच्ची के सामने पता नहीं इन दोनों ने क्या क्या किया होगा। वैसे भी सुनैना का पति उस पर ध्यान नहीं देता, तो सुनैना जम करके अपने पति की भी कसर तुम्हारे होने वाले पति से ही पूरी करती होगी। रीतू को सुनैना की जेठानी की बातें सुन करके बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने सुनैना की जेठानी पर ही अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया कि मेरा संजू ऐसा नहीं है, समझी आप, और मेरे संजू के खिलाफ मैं एक और शब्द भी नहीं सुनूंगी। सुनैना की जेठानी को भी लगा कि शायद आग कुछ ज्यादा ही भड़क चुकी है और वो अब खुद भी इस आग में जल सकती है, इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं रीतू, मैंने ऐसा कब कहा कि मेरा प्यारा देवर संजू ऐसा है? अरे मैं तो सबसे पहले इस घर में बहू बन करके आई हूँ। बचपन से ही मैंने संजू को देखा है, वो अपने से बड़ों का बहुत इज्जत करता है, सम्मान करता है, और मुझे भी वो अपनी माँ से कम नहीं समझता है। पर जब सामने वाली की नीयत में ही खोट हो तो कोई कब तक ही भला बच सकता है। अब हमारे घर में बेशर्म बहू आ ही गई है, तो कब तक कोई जवान लड़का शर्म करेगा? एक तो रीतू का दिमाग पहले से ही सुनैना के ऊपर खराब था, ऊपर से बची कुछ कसर सुनैना की जेठानी ने पूरी कर दी थी। रीतू और जेठानी की आवाज सुन करके सुनैना दादी के कमरे से बाहर आई। सुनैना ने जब देखा कि रीतू का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा है, तो उसने सोचा कि शायद संजू ने रीतू को जो मैंने बताया है उसके लिए डांटा होगा, जिससे रीतू इतने गुस्से में है। पर सुनैना सच नहीं जानती थी कि रीतू असल में इस बात से नाराज नहीं थी क्योंकि वो संजू से मिली ही नहीं थी, बल्कि उसे इस बात का गुस्सा था जो सुनैना की जेठानी ने सुनैना और संजू की फोटो भेजी थी। सुनैना जैसे ही रीतू के सामने आई तो रीतू अपना आपा खो बैठी और सीधा जा करके सुनैना के गाल में एक थप्पड़ मार दिया।
थप्पड़ की वजह से सुनैना पास रखी टेबल पर गिर गई और उसके माथे पर चोट आ गई, जिससे उसके माथे से खून आने लगा। रितु के थप्पड़ में उतना ही जोर था जितना कि वो नाराज थी, क्योंकि रितु ने अपने पूरे गुस्से का दम लगा करके सुनैना को थप्पड़ मारा था। हालांकि सुनैना रितु के इस थप्पड़ का जवाब उसे बहुत अच्छे से दे सकती थी, पर सुनैना को तो सच पता ही नहीं था कि रितु ने उसे थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि सुनैना ने संजू से रितु का सच बता दिया है, बल्कि रितु ने तो संजू के साथ सुनैना को देख करके उसे मारा था। सुनैना इस थप्पड़ के पीछे कोई और वजह समझ रही थी, और जिसका दोषी वो खुद को मान रही थी, इसलिए वो रितु का थप्पड़ खा करके भी चुप रही। पर रितु का गुस्सा कहाँ इतना जल्दी शांत होने वाला था, लेकिन ये थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी। पीछे खड़ी सुनैना की जेठानी भी इस थप्पड़ से डर गई कि कहीं उसको भी ना एक पड़ जाए, इसलिए वो दूर जा करके खड़ी हो गई। रितु के पीछे पीछे संजू की माँ और बहन दोनों भी जब घर पहुंच गए, अब घर पहुंच गई थी, और उन दोनों ने भी रितु को सुनैना को थप्पड़ मारते देख लिया था, और वो दोनों भी खौफ में थी। पर दादी से ये देखा नहीं गया, और बेचारी अपने बिस्तर से उठ करके धीरे धीरे अपने कमरे के बाहर आने की कोशिश करने लगी। सुनैना ने उठ करके रितु को समझाने की जैसे ही कोशिश की, तो रितु ने सुनैना की बाजू जोर से पकड़ करके कहा कि तू चुप कर बेशर्म कहीं की, शर्म आती है या नहीं? यह सब बेच खाई है तू एक शादीशुदा औरत, और तेरी एक बच्ची है, फिर भी तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? सुनैना अभी भी नहीं समझ रही थी कि रितु क्यों ये सब उसे बोल रही है। फिर रितु ने कहा कि तू एक लड़की है, और अगर तेरे पति के साथ कोई ऐसा करे तो, अरे करती ही होगी, तभी तो तेरा पति तुझे देखता तक नहीं है, और इस वजह से तू मेरे संजू पर डोरे डाल रही है। और कुछ तो शर्म कर बेशर्म लड़की, तू सिर्फ एक बेशर्म लड़की ही नहीं, बल्कि एक बेशर्म पत्नी, एक बेशर्म माँ और एक बेशर्म बहू भी है, जो अपने पति के होते हुए भी अपने देवर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। पर तू भी एक बात सुन ले, संजू सिर्फ मेरा है, और वो सिर्फ मेरा होने वाला पति नहीं, बल्कि मेरे हाथ की कठपुतली भी है। मैं जब चाहूं जैसे चाहूं उसे नचा सकती हूं, और वो तेरे लिए मुझे बल्कि मेरे एक इशारे पर तुझे छोड़ करके मेरे साथ चल देगा। अब सुनैना को रितु का गुस्सा कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद से सोचा कि ये क्या बोल रही है, मैंने तो बस संजू को इसकी कही हुई बातें बताई थी, पर ये मेरे ससुराल वालों के सामने मेरे चरित्र पर उंगली क्यों उठा रही है। तभी सुनैना ने रितु से बोला कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, और क्यों? मैंने तो बस संजू से। संजू का नाम सुनैना की जुबान से सुनते ही रितु का गुस्सा और बढ़ गया, और रितु ने सुनैना की अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया, और बीच में ही उसको टोकते हुए कहा कि चुप रह, तू बेशर्म कहीं की, अपने मुंह से मेरे संजू का नाम भी मत लेना। तू आने दे उसे, देख कैसे सबके सामने तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हूं मैं। तभी दादी बाहर आ करके रितु से बोली कि ए लड़की, तू थोड़ा अपने सीमा में रह करके बात कर। तू भूल मत कि तू अभी इस घर की बहू बनी नहीं है, और जिससे तू बात कर रही है ऐसे वो इस घर की बहू है। रितु तो दादी को भी उल्टा जवाब देने से पीछे नहीं रही, और उसने कहा कि बहू नहीं बेशर्म बहू है ये इस घर की, जो आप सब की नाक के नीचे घर की इज्जत को अपनी हवस के लिए उछाल रही है। तभी दादी ने रितु को गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि अपनी सीमा में रह लड़की, वरना। अब रितु का गुस्सा सुनैना के साथ साथ दादी पर भी निकलने लगा, और वो दादी के पास जा करके बोली, वरना क्या बुढ़िया, क्या कर लेगी तू मेरा? खुद के शरीर में हड्डी के सिवा कुछ बचा नहीं है, और मुझे आई है मुझे अपनी ताकत दिखाने। एक थप्पड़ खींच करके दूंगी तो अभी स्वर्ग सिधार जाएगी तू। दादी की बेइज्जती सुन करके भी संजू की माँ, बहन और जेठानी में किसी ने भी रितु को कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब रितु के गुस्से को देख करके सोच रहे थे कि इन लोगों के बीच हम क्यों पड़े। अगर इसने हमें भी एक थप्पड़ रख दिया तो क्या करेंगे। और वैसे भी रितु की तरह ये सब भी यही सोच रहे थे कि संजू तो हर वक्त रितु का ही पक्ष लेता रहता है, कहीं इसने कुछ बोल करके भिड़ा दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
और सुनैना की जेठानी का तो ये सब किया धरा था, इसलिए वो तो अब बिल्कुल भी इन सब में नहीं पड़ना चाहती थी कि कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए। इसलिए सब दूर खड़े हो करके तमाशा देखती रही। सुनैना ने तो अपनी बेइज्जती चुपचाप सुन ली और रीतू के थप्पड़ का भी कोई जवाब नहीं दिया रीतू को। पर दादी की बेइज्जती सुनैना से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने गुस्से से रीतू को डांटते हुए कहा कि तुम अब बस भी करो रीतू, माना कि तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वो कर रही हो और कह भी रही हो। गलती मेरी थी कहीं ना कहीं कि मुझे तुम्हारा सच संजू से नहीं बताना चाहिए था, पर अब मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया जो भी किया, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया वो मैं बर्दाश्त कर ले गई, पर अब तुम जो दादी के साथ कर रही हो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ और जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम और मैं अकेले में बात कर लेंगे। रीतू को अब सुनैना की बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम तो यार सच में बहुत बड़ी वाली बेशरम हो, जो गलती नहीं कांड करके भी कैसे अच्छे बनने का ढोंग कर रही हो। पर क्या हुआ तुम्हें? तुम डर गई क्या कि तुम्हारी हकीकत, तुम्हारा छिछोरापन सबके सामने आ रहा है, तो इसलिए तुम मुझे अकेले में बात करने के लिए कह रही हो? जैसे अभी तक तुमने सबकी नजरों से छिप करके आशिकी की है, वैसे ही तुम चाहती हो कि तुम मेरी नजरों से भी छिप करके ये सब करती रहोगी और मैं कुछ नहीं कहूंगी? अरे संजू मेरा है, सिर्फ मेरा, और मेरे लिए वो तुमको क्या पूरे अपने खानदान को भी छोड़ सकता है। सुनैना को अब रीतू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वो रीतू की बात समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझ पर क्यों दाग लगा रही है। अगर मैंने संजू से उसका सच बता दिया तो, पर अब जो भी था वो सुनैना की भी बर्दाश्त के बाहर था। सुनैना अब तक संजू की भी वजह से चुप थी, क्योंकि संजू ने सुनैना के ऊपर बहुत एहसान किए थे जब उसका साथ कोई भी नहीं दे रहा था, इसलिए वो संजू का लिहाज करके रीतू को कुछ नहीं कह रही थी। पर जब रीतू ने दादी की उम्र का लिहाज नहीं किया तब सुनैना भी किसी बात का लिहाज नहीं करने वाली थी। वो बहुत देर से रीतू की बकबक सुने जा रही थी और रीतू बार बार सुनैना को एक ही शब्द बोले जा रही थी, बेशर्म बेशर्म बेशर्म, जिसे सुन करके अब सुनैना के सब्र का बांध टूट गया और उसने रीतू को एक थप्पड़ जोर का मार दिया और कहा कि हाँ अब हुई हूं मैं बेशर्म, जो तुम्हें गाल पर रख करके एक दिया है। अब बोलो तुम क्या कर लोगी तुम मेरा? सुनैना का ये रूप अब घर में सब देख करके हैरान रह गए, खुद दादी भी। सुनैना और रीतू की बाहस होते होते शाम हो चुकी थी, जिससे अपने काम से घर के सारे मर्द जैसे संतोष सुनैना के ससुर वापस आ रहे थे और उन्होंने भी सुनैना को रीतू को एक थप्पड़ मारते हुए देखा। संतोष तो पहले ही सुनैना के बर्ताव से थोड़ा हैरान था और आज जो उसने देखा उसके बाद वो सुनैना से थोड़ा डर भी गया था, जो शायद सुनैना के लिए अच्छा ही था। पर अब रीतू और सुनैना का झगड़ा बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका था और अब रीतू की सबके सामने बहुत ही भारी इंसल्ट हो गई थी, जो रीतू के लिए चुपचाप बर्दाश्त कर लेना मुमकिन था। इसलिए उसने पूरे घर को वो फोटो दिखाई जो सुनैना की जेठानी ने रीतू को सुनैना और संजू के साथ की फोटो भेजी थी। सबने फोटो तो देखी पर किसी ने कुछ भी उस वक्त रिएक्ट नहीं किया। फिर सुनैना ने रीतू से कहा कि मुझे भी दिखाओ, ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में जिसकी वजह से तुम मुझ पर कब से बेशर्म बोले जा रही हो? फिर रीतू ने वो फोटो जैसे ही सुनैना को दिखाई तो सुनैना के पैरों से जमीन ही खिसक गई और वो मूर्ति बन करके बस उसे फोटो को देखती रही। पर रीतू अब चुप होने वाली नहीं थी और उसने फिर से सुनैना के दामन में दाग लगाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि देख लिया आप सब ने अपनी बेशर्म बहू की करतूत। अरे ये तो किसी के घर की बहू तो क्या किसी की पत्नी बनने लायक भी नहीं है, और ये बच्ची भी क्या पता किसकी है। ऐसे चरित्रहीन लोगों के लिए एक पति थोड़े बल्कि न जाने कितने ही पति यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। और तू मुझे क्या कह रही थी कि मैं अपनी सीमा में रहूं?
तू एक नंबर की बेशर्म लड़की चोरी छिपे मेरे होने वाले पति के साथ नैन मटक्का कर रही है और मुझे बोल रही है शांत रहने को। जैसे तेरा पति तुझे छोड़ करके दूसरी औरतों के पीछे लगा रहता है, वैसे ही तू चाहती है कि मेरा संजू मुझे छोड़ करके तेरे पास आ जाए, जिससे तेरे जिस्म की आग ठंडी होती रहे। तभी घर के दरवाजे के पास खड़े संजू ने रितु के नाम को जोर से चिल्लाया। संजू की आवाज सुनते ही रितु और सुनैना दोनों ने ही संजू की तरफ देखा, पर संजू ने सिर्फ अपनी नैना की ओर से नैना की आंखों में आंसू और चेहरे पर डर और साथ ही माथे पर लगी चोट को देखा। और ये देख करके अब संजू रितु के साथ क्या करने वाला था ये तो खुद संजू को भी पता नहीं था, क्योंकि संजू जब से अपने घर आया था तब से उसने सबसे सुनैना पर कोई ना कोई गलत आरोप लगा करके उसे दुख और तकलीफ देने की ही कोशिश करते हुए देखा था। और आज उसकी गुलाबों ने भी अपने घमंड में चूर होकर के सुनैना के साथ वही गलती की जो संजू को बर्दाश्त के बाहर था। वो गुस्से में बौखलाया हुआ रितु के पास गया और संजू गुस्से में रितु के पास गया और उसने रितु से कहा कि बहुत मजा आता है ना तुम्हें थप्पड़ मारने में, तो चलो आज तुम भी खा करके देखो कि कितना मजा आता है थप्पड़ खाने में। और फिर संजू ने रितु को पूरे गुस्से के जोर से, जैसे रितु ने सुनैना को मारा था ठीक वैसे ही संजू ने रितु के गाल पर 4 से 5 थप्पड़ लगा दिए। और फिर रितु के ओंठ से भी खून की एक बूंद निकल आई और वो जोर से रोने लगी और संजू के ऊपर चिल्लाने लगी कि तुम पागल हो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और तुम्हारे थप्पड़ की वजह से देखो मेरे ओंठ से खून आ गया। संजू ने सुनैना का हाथ पकड़ा और आगे करते हुए कहा कि ये देखो तुम, ये इसके माथे पर जो चोट आई है ना वो तुम्हारे ही थप्पड़ की वजह से आई है। तो जब तुमको मेरे थप्पड़ से इतनी तकलीफ और दर्द हो सकता है तो क्या इसे तुम्हारे थप्पड़ से नहीं हुआ होगा। संजू की बात सुन करके रितु बहुत हैरान ही हो गई और उसने संजू से कहा कि तुम इस बेशर्म औरत के लिए अपनी गुलाबों से ऐसे बात कर रहे हो। अरे ये है कौन और मैं कौन हूँ, क्या ये फर्क याद नहीं है तुम्हें संजू? संजू ने कहा कि तुम कौन हो और ये कौन है, मुझे सब याद है, पर तुम अपने ईगो में सब भूल गई हो और तुम्हें सबके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। और मैंने जब तुम्हें समझाया था कि तुम्हारी वजह से मेरी भाभी के चेहरे पर एक आंसू नहीं आने चाहिए, तो फिर तुमने इतनी बड़ी गलती की कैसे? रितु को अब सुनैना के साथ साथ संजू पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अब संजू पर भी अपना गुस्सा उतारने लगी और उसने संजू से कहा कि सही खेल गए तुम संजू, एक तरफ अपनी गुलाबों और एक तरफ अपनी नैना, क्या खेल खेला है तुमने। मानना पड़ेगा कि तुम ही बहुत होशियार हो। और अब तुम इसे अपनी नैना क्यों नहीं कह रहे हो? सबके सामने आते ही नैना से ये बेशर्म औरत तुम्हारी भाभी बन गई। पर संजू ये खेल तुम इस औरत के साथ ही खेल सकते हो, क्योंकि ये एक तो शादीशुदा है, ऊपर से इसकी एक बेटी भी है, तो अब इसे कौन पूछेगा? इसे तो कोई कौड़ी के दाम में भी नहीं लेगा। पर संजू मैं रितु हूँ, अभी तक ना तो मेरी शादी हुई है और ना ही मेरे कोई बच्चा है। हर लड़का मेरे आगे पीछे अपना दुम हिलाता है और मैं जिसे भी चाहूँ उसे हासिल कर लूँ। रितु की ये बात सुन करके संजू ने रितु का हाथ जोर से पकड़ा और उसे अपने घर के बाहर ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें हमारे रिश्ते से आजाद करता हूँ और जिस भी कुत्ते से तुम शादी करना चाहती हो कर सकती हो। और फिर संजू ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए और फिर संजू ने सबके सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगी और अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे माफ करिएगा कि मैंने अपनी पसंद आप पर थोपने की कोशिश की, पर अब मुझे अपनी गलती का और पसंद का पछतावा है, इसलिए रितु इस घर की बहू नहीं बनेगी। और फिर संजू दादी के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़ करके उसने रितु के किए की माफी मांगी और फिर वो सुनैना के सामने जैसे गया, सुनैना भाग करके अपने रूम की तरफ चली गई। संजू समझ गया कि सुनैना से अभी बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया।
फिर संतोष ऊपर सुनैना के पास अपने रूम में चला गया और बाकी सब भी अपने अपने रूम में चले गए। आज जो भी घर में हुआ था उससे सब बहुत हैरान थे, क्योंकि संजू एक ज्वाइंट फैमिली में, जहां पर उम्र और ओहदे से सबको इज्जत और उनका कहना माना जाता था, इसलिए कभी भी किसी ने भी अपनी सीमा को पार नहीं किया था। पर रितु ने तो संजू के घर की सारी काया ही पलट दी थी। संतोष अपने रूम की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते रितु की बातों के बारे में सोचने लगा कि कितनी ही गिरी हुई लड़की है जो किसी के बारे में कुछ भी बोलती है, और सुनैना पर तो कीचड़ उछाला है, साथ में मेरे चरित्र में भी उंगली उठा दी है। अच्छा हुआ कि ये लड़की मेरे चक्कर में नहीं फंसी, वरना आज ही इसे कोर्ट में फांसी की सजा सुनवा देता। इधर संजू की माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। घर पर जो भी हुआ उसके बारे में उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो बहुत खुश थी कि सुनैना और रितु की लड़ाई में फायदा उसका ही हो गया। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम वो लड़की अब इस घर की बहू और मेरे बेटे की पत्नी तो नहीं बनेगी। अरे शादी के पहले ही नाको चने चबवा रही है हमें, तो पता नहीं शादी के बाद क्या करती हमारे साथ। अच्छा ही है वो डायन इस घर से चली तो गई। इधर सुनैना की जेठानी भी बहुत खुश थी कि उसने जो तीर चलाया था वो निशाने पर जा करके लगा है और उसका काम बन गया। उसने पहले रितु के कान भरे सुनैना के खिलाफ और सुनैना को घर की बेशर्म बहू साबित कर दिया, और फिर रितु को भी इस घर से धक्के मार करके बाहर निकलवा दिया। अब तो जैसे सुनैना की जेठानी की चांदी ही चांदी थी। उधर दरवाजे के बाहर बैठे रितु बहुत बुरी तरह से रोए जा रही थी। अब रितु का घमंड टूट चुका था और उसका गुरूर जो संजू को लेकर के था वो अब खत्म हो चुका था। अब उसका गुस्सा भी ठंडा हो चुका था और उसका अहम, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा नाटक किया, वो भी संजू के थप्पड़ से टूट चुका था। वो संजू के घर के बाहर बैठी रोती ही रही। उधर संजू अपने कमरे में जा करके खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। कभी अपने हाथ को दीवार पर जोर से मार रहा था तो कभी अपने सिर को। उसे पता था कि सुनैना बहुत दुखी है और वो खुद को बहुत ही कोस रही होगी, और जो भी रितु ने किया है कहीं सुनैना उसके बाद मेरी शक्ल भी ना देखना पसंद करे। संजू और रितु के बीच क्या हुआ उसका एक बार भी ख्याल संजू के दिमाग में नहीं आया, और सुनैना की तकलीफ के बारे में सोच सोच करके संजू का बुरा हाल हो जा रहा था। सुनैना अपने कमरे में बैठ करके रो रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हो गया। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो सब की नज़रों में बेशर्म बहू बन करके रह गई, और उसका पति संतोष, जिससे सुनैना इतना प्यार करती थी, वो अब सुनैना के साथ क्या करेगा। क्या वो भी रितु की बात का यकीन करके सुनैना को घर से निकाल देगा या फिर सुनैना को तलाक दे देगा। अब ससुराल वाले सुनैना के साथ क्या करेंगे। अब कोई भी उसे अच्छी नज़र से नहीं देखेगा, सब उसके चरित्र पर सवाल उठाएंगे। वो अब अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर के कहाँ जाएगी, और उसकी बच्ची जब बड़ी होगी तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि जब उसकी माँ को कोई चरित्रहीन कहेगा उसके सामने। तो वो तो अब अपनी बेटी से नजरें भी नहीं मिला पाएगी, और जिस संजू ने उसकी जिंदगी में खुशियाँ लाई, मैंने उसकी ही जिंदगी से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। मेरे ही वजह से रितु ने संजू के प्यार पर शक किया और फिर संजू ने उसे घर से निकाल दिया। तो क्या अब संजू और रितु की शादी नहीं होगी? क्या संजू और रितु अलग हो जाएंगे और इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ? मैं तभी अचानक से संतोष कमरे में आता है, और उसने जब सुनैना की तरफ देखा तो सुनैना बहुत घबरा गई कि अब संतोष उसके साथ पता नहीं क्या करेगा। पर संतोष ने चुपचाप अपने कपड़े चेंज किया और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। सुनैना को संतोष का ये बर्ताव कुछ समझ में नहीं आया कि संतोष ने आखिर सुनैना को कुछ कहा क्यों नहीं। फिर थोड़ी ही देर में सुनैना की सास ने सुनैना को आवाज लगाई और नीचे किचन में आने को कहा। सुनैना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास के सामने जाए, क्योंकि पता नहीं अब सब उसे कैसी नज़रों से देखेंगे और क्या कहेंगे उससे। पर सास का हुक्म था तो सुनैना को नीचे जाना पड़ा। पर सुनैना जैसे ही किचन में पहुंची, सुनैना की सास और जेठानी दोनों ही अपने अपने काम पर लगे थे। सुनैना को
ये देख करके थोड़ा हैरानी हुई, पर वो चुपचाप जा करके अपनी सास के पास खड़ी हो गई। सुनैना की सास ने सुनैना को ताना मारते हुए कहा कि अब क्या मैं तेरी आरती उतारूं जो मेरे सामने आकर के खड़ी है। चल जल्दी सब्जी काट और बना, सबके लिए खाने का समय हो गया है। एक तो वैसे भी उस लड़की ने इतना तमाशा कर दिया और अब तू आ करके मेरे सिर पर खड़ी हो गई। सुनैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जब कुछ नहीं होना चाहिए था तब सब मेरे ऊपर तलवार लेकर के खड़े रहते थे कि कब मैं कोई गलती कर दूं और ये सब मेरा सिर काट दें। और आज जब इतनी बड़ी बात हो गई है तब घर में कोई कुछ भी मुझे नहीं बोल रहा है। फिर सुनैना ने सोचा कि अभी सास की बात मानने में ही भलाई है और खाना बनाने में, नहीं तो अभी और एक तमाशा शुरू हो जाएगा। पर थोड़ी ही देर में घर पर एक और तमाशा होना बाकी था। अब सबको तो अपने किए का फल मिल गया था, पर अभी भी एक इंसान था जिसके किए का फल मिलना बाकी था। तभी बाहर से सुनैना के जेठ के चिल्लाने की आवाज आई और उसकी आवाज सुन करके घर के सभी लोग बाहर निकल करके आए। सुनैना की जेठानी भी भाग करके बाहर आई और उसने जैसे ही अपने पति से पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, वैसे ही उसके पति ने भी उसके गाल सेंक दिए। और सब ये देख करके हैरान रह गए कि अब सुनैना के जेठ ने अपनी पत्नी को थप्पड़ क्यों मारा। तभी सुनैना के जेठ ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने जो तुझे फाइल देने के लिए कहा था वो कहाँ है। तभी जेठानी को याद आया कि उसके पति ने उसे एक फाइल ऑफिस के एक आदमी को देने के लिए कहा था, जिसकी वजह से वो माल से घर आई थी और आ करके यहाँ अपना षड्यंत्र रचने लगी थी, जिस चक्कर में वो ऑफिस के आदमियों को फाइल देना भूल गई। उसने कहा कि ओ मैंने तो फाइल निकाली थी, पर घर पर इतना तमाशा हो रहा था कि मैं भूल गई। और जैसे ही सुनैना की जेठानी ने ये जवाब दिया वैसे ही उसके पति ने उसके गाल पर एक और दिया और कहा कि कौन सा तमाशा हो रहा था और कब हो रहा था, और अगर हो भी रहा था तो तू क्या बंदरिया बन करके उसमें नाच रही थी, जो तुझे इतनी इम्पोर्टेंट फाइल देना याद नहीं रहा। सुनैना की जेठानी ने बताया, अरे अभी ही हुआ है। फिर सुनैना के जेठ ने कहा कि मेरा आदमी यहाँ इस घर पर 30 मिनट से खड़ा है, उसे तो कोई तमाशा ना तो दिखाई दिया और ना सुनाई दिया, बल्कि उसने बताया कि घर पर कोई था ही नहीं। उसने कई बार आवाज भी लगाई पर कोई आया ही नहीं बाहर फाइल देने। तब सुनैना की जेठानी को याद आया कि वो जब फाइल ले करके उस आदमी का इंतजार कर रही थी तभी उसके कानों में संजू और सुनैना की बातें करने की आवाज सुनाई दी थी और वो उनकी बात सुनने सुनैना के कमरे में ऊपर चली गई थी और बहुत देर तक संजू और सुनैना की वहीं खड़े होकर के बातें सुनती रही। और तभी शायद वो आदमी आया और उसे कोई नहीं दिखा घर पर और वो बिना फाइल के ही वापस चला गया। अब तो सुनैना की जेठानी बहुत ज्यादा डर गई थी कि वो तो दूसरों का गड्ढा खोद रही थी और अब कहीं इस गड्ढे में वो खुद ना गिर जाए, या फिर गिर चुकी है, क्योंकि अब उसका पति उसके साथ क्या करने वाला था ये तो अब कोई भी नहीं जानता था। सुनैना की सास ने सुनैना के जेठ को डांटते हुए कहा कि अरे हो गई होगी उससे गलती, तो तू उस पर इतना क्यों चिल्ला रहा है, कल ले जाना ऑफिस और जा करके अपना काम कर लेना। अभी शांत हो जा और जा करके हाथ पैर धो करके आँख और खाना खाने के लिए बैठ। तभी सुनैना के जेठ ने गुस्से में कहा कि वो मेरे प्रोजेक्ट की फाइल थी जो आज मुझे देना बहुत जरूरी था और इस औरत की लापरवाही की वजह से वो फाइल अपने ऑफिस में नहीं दे पाया और वो प्रोजेक्ट किसी और को मिल गया। और फिर सुनैना के जेठ की आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई और उसने कहा कि और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब कल जा करके मैं कोई भी फाइल अपने ऑफिस में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑफिस ही नहीं है। ये सुन करके सब हैरान हो गए और सबसे ज्यादा सुनैना की जेठानी। उसकी एक गलती की वजह से उसका पति बेरोजगार हो गया है। तभी सुनैना के जेठ ने सुनैना की जेठानी को गुस्से से घूरते हुए कहा कि ये सब इसकी लापरवाही का नतीजा है, ये एक लापरवाह पत्नी है
और वो वहां से चला गया और फिर बाकी सब भी वापस से अपने अपने काम पर लग गए। पर सुनैना की जेठानी को अब बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि सुनैना को बेशर्म बहू का खिताब मिले और इसके लिए उसने अपनी पूरी जी जान से कोशिश की थी। पर इस कोशिश से सुनैना को बेशर्म बहू का खिताब मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर सुनैना की जेठानी को लापरवाह पत्नी का खिताब जरूर मिल गया था। अपने पति से और पति की नौकरी छूट गई सो अलग, लेकिन इन सब का जिम्मेदार सुनैना की जेठानी खुद को नहीं बल्कि सुनैना को मान रही थी। और अब वो पहले से ज्यादा सुनैना से चिढ़ गई थी और अब वो सुनैना से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने वाली थी। रात के 8 बज गए थे और सब खाना खा चुके थे, पर संजू आज खाने के लिए नीचे नहीं आया था और संजू की माँ का हुक्म था कि संजू को कोई भी जा करके अभी परेशान ना करे, क्योंकि अभी ही वो एक दर्द से गुजर रहा है और जब उसको भूख लगेगी तो वो खुद उसको खाना खिला देगी। इसलिए सुनैना ने भी आज खाना नहीं खाया था। पर सुनैना के दिमाग में अभी भी रितु का ख्याल था कि वो कहाँ गई होगी। क्या वो अभी दरवाजे के बाहर बैठी होगी? क्या मुझे जा करके एक बार देखना चाहिए? फिर सुनैना ने एक बार दरवाजा खोलने का फैसला लिया और वो सबकी नजर में छिप करके दरवाजा खोल करके बाहर तक देखने लग गई थी कि रितु सुनैना के घर के गार्डन में बैठी हुई थी। ये देख करके सुनैना भाग करके रितु के पास गई और उसने अपनी साल रितु को उड़ा दी। रितु ने आंख खोल करके देखा तो उसकी आंखों के सामने सुनैना थी। सुनैना ने सोचा कि कहीं रितु उसको देख करके फिर से नाराज ना हो जाए, इसलिए वो उल्टे पैर ही लौट करके जाने लगी कि तभी रितु ने सुनैना का हाथ पकड़ लिया और उससे रो रो करके माफी मांगने लगी। ये देख करके सुनैना बहुत हैरान हो गई कि अभी तो ये मुझे गुस्से से थप्पड़ मार रही थी और ये अब मुझसे माफी मांग रही है, पर ये ऐसा क्यों कर रही है? फिर सुनैना का मन भी था तो बहुत कोमल, तो वो रितु के साथ हुए अपने झगड़े को भूल करके उसके साथ बैठ गई और बहुत ही प्यार से सुनैना ने रितु से पूछा कि क्या हुआ तुम्हें और तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम अभी भी संजू का इंतजार कर रही हो? रितु ने कहा कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए यहाँ बैठने की जगह दिखी तो यहीं बैठ करके खुद की गलती का पछतावा करने लगी। मैंने अपने घमंड में न जाने तुम्हें क्या क्या बोला और संजू की दादी की भी न जाने क्यों इतनी बेइज्जती की। मुझे माफ कर दो सुनैना, और एक तुम हो जो मेरे ऐसे बर्ताव के बाद भी मुझे देखने आई और अपनी साल मुझे उड़ा दी बिना एक भी बार ये सोचे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैंने तुम्हारे दामन में इतने दाग लगा दिए, शायद इससे तुम्हारे आने वाली जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, पर मुझे पता है कि मैंने जो किया है अब उसके बाद कोई भी मेरी बात सुनने का तैयार नहीं होगा। सुनैना बड़ी खामोशी से बस रितु की तरफ देखती रही। फिर रितु ने कहा कि तुम सोच रही होगी ना कि मैं अचानक से इतना बदल कैसे गई। अभी कुछ देर पहले तो मैं तुमसे इतनी नफरत कर रही थी और अब मैं तुम्हारे गुणगान कर रही हूँ। सच ये है सुनैना कि हाँ, मैं तुमसे नफरत करती थी क्योंकि संजू मुझसे ज्यादा तुम पर ध्यान देता था और मुझे लगता था कि मेरा संजू ऐसा नहीं है, वो तो अपनी गुलाबों के सिवा अपनी जिंदगी में किसी को भी आने ही नहीं देगा। और संजू ने अपनापन की वजह से मुझे इस बात का ऐसा घमंड हुआ कि मैं उस घमंड में हकीकत को देखना ही बंद कर दी। मुझे लगता था कि इस दुनिया में कुछ भी हो जाए पर संजू कभी भी मेरे सिवा किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता, और इसलिए मैंने तुम्हें अपना दोषी माना कि तुमने ही संजू को अपनी जाल में फंसाया होगा, और इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और वो नफरत इतनी बढ़ गई कि मैंने अपनी ही बेइज्जती पूरे घर वालों के सामने खुद अपने हाथों से करवा ली। मुझे ये बात तब समझ आई जब संजू ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा मेरे प्यार का, और जिन हाथों को पकड़ करके मैं 7 फेरे लेने वाली थी संजू के साथ, उन्हीं हाथों से संजू ने मुझे अपने न सिर्फ घर से बल्कि अपनी जिंदगी से भी बाहर निकाल दिया। और इन सब की जिम्मेदार मैं खुद हूँ
और इतना कह करके रीतू सुनैना के गले लग करके जोर जोर से रोने लगी। शायद रीतू का घमंड अब पूरी तरह से टूट चुका था और फिर रीतू के घमंड ने अपने साथ साथ रीतू और संजू के रिश्ते को भी तोड़ दिया, जिसका एहसास अब रीतू को हो रहा था। पर क्या सच में ये रिश्ता रीतू के घमंड की वजह से टूटा था? रीतू को अपने गले पर रोता देख करके अब सुनैना की भी आंखें भर आई थी। सुनैना को ये सब सुन करके बहुत बुरा लग रहा था और वो अभी भी रीतू और संजू के रिश्ते के टूटने का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। रीतू को रोते हुए देख करके सुनैना आत्मग्लानि से भरती जा रही थी, पर सुनैना खुद नहीं जान रही थी कि रीतू ने जो भी कहा था सुनैना ने सिर्फ वही सच संजू को बताया था, जो आज नहीं तो कल रीतू की हरकत से संजू के सामने आ ही जाता। पर फिर भी सुनैना ना जाने क्यों रीतू और संजू के रिश्ते के खत्म होने की वजह वो खुद ही मान रही। वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि जिस संजू की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां आई हो वो उसी की खुशी उससे छीन ले, पर वक्त के आगे तो सब मजबूर हैं। सुनैना ने रीतू से माफी मांगते हुए कहा कि रीतू, मुझे नहीं पता कि मैं माफी के लायक हूँ भी या नहीं, पर फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा और संजू का रिश्ता टूट गया। रीतू ने सुनैना से कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है सुनैना। आजकल दौर ही ऐसा चल रहा है कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे से कितना ही प्यार क्यों ना कर लें, लेकिन अपनी कुछ ज़रूरतों के आगे वो घुटने टेक ही देते हैं किसी और के सामने। सच्चा प्यार तो पहले हुआ करता था, अब तो बस लोग एक दूसरे से अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। अगर लड़का या पति अपनी पत्नी या फिर प्रेमिका को बाहर खाना खिलाने या हर महीने मूवी दिखाने या फिर उसे समय समय पर तोहफे ना दे तो लड़की हो या पत्नी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती और धीरे धीरे दूर होने लगती है। और यही हाल लड़की एक लड़के के साथ करे जैसे फिजिकल नीड की, चाहे वो पत्नी हो या प्रेमिका। अगर वो अपने पति या प्रेमी को इस सुख से संतुष्टि नहीं देती तो लड़के यहाँ वहाँ मुंह मारने लगते हैं। पर कोई बात नहीं, आजकल प्यार करना या फिर पाना मुश्किल नहीं बल्कि एक को ही चाहते रहना बहुत मुश्किल हो गया है, या फिर ऐसा कहें कि नामुमकिन ही है। अगर ऑनलाइन पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका भी मिलते तो ना जाने किसके किसके घर में कौन कौन मिलता। पर खैर, ये तो अब दुनिया की ही रीत बनती जा रही है और दुख तो मुझे इस बात का है कि इस रीत के चक्कर में मैं भी नहीं बच पाई। सुनैना बहुत ही ध्यान से रीतू की सुनती रही और वो बस उसे देख देख करके यही सोचती रही कि संजू तो इससे कितना प्यार करता था और फिर अब दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग होने जा रहे हैं। और फिर भी रीतू संजू के लिए दुखी नहीं हो रही थी बल्कि अपने सच को अपना रही थी। एक तरफ मेरा और संतोष का रिश्ता है जिसमें कभी संतोष ने मुझे प्यार करना तो दूर, मुझे कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं, बस माना तो एक जिस्म की अपनी जरूरत। पर फिर भी मैं उसे खोने देने के डर से पागल हो जाती हूँ, जबकि मैंने तो उसे कभी पाया ही नहीं। सुनैना अपने में विचार कर रही होती है कि तभी अचानक से रीतू अपनी जगह से उठ करके जाने लगती है और जाते जाते सुनैना से कहती है कि सुनैना, बहुत हिम्मत से काम लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मेरे जाने के बाद जो अब मोड़ आने वाला है वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होंगे, पर फिर भी तुम्हें उनका सामना करना ही होगा। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, खुद को कमजोर मत होने देना। सुनैना को रीतू की ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में जिसे रीतू महसूस कर सकती है पर मैं नहीं। फिर भी सुनैना को रीतू की ये नसीहत अच्छी लगी और सुनैना ने भी रीतू से कहा कि मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम्हारे मन में जाने से पहले कोई इच्छा या बात हो तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मदद कर सकूं। रीतू ने कहा कि वैसे तो अब इच्छा जैसी
तो कुछ भी मेरे दिल में बची नहीं है। पर हाँ, अगर जाते जाते एक आखिरी बार मैं संजू से मिल पाती तो मेरे मन में बोझ हल्का हो जाता। सुनैना को ये सुन करके पता नहीं पर अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा कि कहीं रितु को खुद से दूर जाता देख करके संजू भी रितु के साथ ये घर छोड़ करके चला ना जाए। पर सुनैना को ये सोचना भी गलत है सुनैना के लिए। पर उसके दिल में संजू के दूर चले जाने का डर भी बहुत था। पर फिर भी सुनैना ने संजू का साथ दिया और रितु से कहा कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं संजू से तुम्हारी बात जरूर करवाऊंगी। रितु ने सुनैना से कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। और मैं जिस घर के अंदर संजू का हाथ पकड़ करके गृह प्रवेश करना चाहते थे, उस घर से संजू ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया है। इसलिए मैं अब उस घर में कभी दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। सुनैना ने कहा कि तो फिर तुम क्या चाहती हो? रितु ने कहा कि अभी अगर तुम संजू को बाहर भेज सको तो। सुनैना ने कहा इस वक्त? अभी तो बहुत रात हो गई है और इस वक्त संजू के कमरे में जाना, ऊपर से तुमने जो फोटो मेरी और संजू की घर पर दिखाई है, उसके बाद तो सब मेरे संजू के रूम में जाने से यकीन ही मानेंगे। और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि वो अभी ही यकीन मान रहे हैं तुम्हारी बात का या नहीं। रितु ने कहा कि सुनैना, जो मैं देख पा रही हूँ इस वक्त पता नहीं तुम देख पा रही हो या नहीं, पर जैसे मैं ये कहती थी, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए पर संजू मेरा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक वैसे ही अब मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, तुम खुद संजू का साथ छोड़ना भी चाहो तो भी संजू तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और मैंने अपने लिए ये बात घमंड में कही थी, जो कि खुद संजू ने ही तोड़ दिया। पर तुम्हारे लिए मैं ये बात पूरे यकीन से कह रही हूँ, जो मुझे खुद संजू ने दिलाया है। रितु की बात सुन करके सुनैना अब और भी ज्यादा घबरा गई कि रितु ऐसा क्यों बोल रही है, मेरे और संजू के बीच वो ऐसा गलत क्यों सोच रही है, या फिर क्या वो सही है। पर अगर वो एक फोटो पर यकीन करके ये सब बोल रही है तो वो फोटो गलत थी, झूठी थी, उसमें तो सच था ही नहीं, तो वो आंखों का धोखा है। पर ये सब मैं रितु को कैसे समझाऊं? शायद इस बात को मुझसे ज्यादा संजू रितु को समझा सकता है, इसलिए संजू को अब रितु से मिलना बहुत जरूरी है। सुनैना ने रितु से कहा कि तुम बस अभी यहीं इंतजार करो, मैं अभी संजू को भेजती हूँ। और फिर इतना कह करके सुनैना तुरंत ही घर के अंदर चली गई और संजू के कमरे की तरफ बढ़ गई। पर कहते हैं ना कि 100 अच्छे काम करो तो किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ती, पर गलती से भी एक गलत काम कर दो तो सब उल्लू की तरह रात को भी जाग करके देख लेते हैं। और यही अब हमारी सुनैना के साथ होने वाला था। सुनैना सबकी नजरों से बचते हुए अपने पैरों की आहट को दबाते हुए चोरी छिपे संजू के कमरे में जा रही थी, जो नीचे किचन में खड़ी सुनैना की जेठानी ने देख लिया। और जब उसने सुनैना को संजू के रूम की तरफ वो भी चोरों की भांति जाते हुए देखा तो उसने तुरंत ही सुनैना पर शक कर लिया कि हो ना हो ये पक्का अपने आशिक संजू से मिलने ही जा रही है। क्योंकि आज सबके सामने मैंने इसकी पोल पट्टी खोल दी है, तो ये महारानी अपने आप को सही साबित करने के लिए संजू से बात ही नहीं की। और अब देखो कैसे पगलाई हुई प्रेमिका की तरह उसके रूम में वो भी इतनी रात को जा रही हैं। मन तो करता है कि चिल्ला चिल्ला करके पूरे घर को जगा दूं और इसकी ये हरकत के बारे में बता दूं सबको। पर पता नहीं इस घर के लोगों को क्या हो गया है कि इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद भी किसी ने इसे कुछ भी नहीं कहा। और तो और वो खड़ूस इसके पति ने भी इसे एक शब्द नहीं कहा, कुछ भी। बस हम औरतों की तरह खड़ा हो करके तमाशा देखता रहा। क्या सोचा था मैंने कि इसे बेशर्म बहू का खिताब दिलवाऊंगी, पर देखो
खुद के ही पति ने सबके सामने मार करके बेइज्जती की, वो अलग और लापरवाह पत्नी का खिताब और दे दिया। पर मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, मैं भी अपनी इस बेइज्जती का बदला इस सुनैना से ले करके रहूंगी। और फिर सुनैना की जेठानी भी सुनैना का पीछा करते करते संजू के रूम तक पहुंच जाती है। सुनैना संजू के कमरे के बाहर खड़े हो करके बहुत ही धीरे से दरवाजे को खटखटाती है कि किसी को भी आवाज ना सुनाई दे, पर संजू तक खुद ये दरवाजे के खटखटाने की आवाज नहीं आती। फिर सुनैना को एक बात याद आती है कि जब सुनैना के घर में दादी के ठीक होने के बाद सब अपने अपने काम खत्म करके लौट करके वापस जा रहे थे, जिससे घर पर सुनैना और संजू को आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता था, तो दोनों ने आपस में मिल करके एक कोड बनाया था कि जब भी सुनैना को संजू से बात करना हो या फिर किसी काम के लिए जरूरी हो तो सुनैना अपनी पायल को 3 बार जोर से खनकाएगी, तो संजू समझ जाएगा कि सुनैना को उससे कुछ जरूरी बात करनी है। सुनैना को जैसे ही ये बात याद आई, उसने तुरंत ही अपनी पायल को 3 बार जोर जोर से छनकाया और इंतजार करने लगी कि क्या इसे सुन करके संजू दरवाजा खोलेगा या नहीं। पर अगले ही पल संजू ने दरवाजा खोल दिया। ये देख करके सुनैना तो बड़ी खुश हुई और वो जल्दी से संजू के कमरे के अंदर भी चली गई संजू से बात करने। पर दूर खड़ी सुनैना की जेठानी की आंखें बड़ी बड़ी और मुंह खुला का खुला रह गया कि ये दोनों इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे से मिलने को कोड भी रखा हुआ है। हे भगवान, ये किस उल्टा को हमारे घर की बहू बना दिया। सुनैना की जेठानी संजू के कमरे के पास खड़े हो करके सारी बात सुनाना तो चाहती थी, पर वो किचन में अपने पति के लिए पानी लेने गई थी और अभी कुछ देर पहले ही उसके पति ने उसकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था और अब वो रात में भी सबके सामने थप्पड़ नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। इधर जैसे ही सुनैना संजू के कमरे में पहुंची तो संजू तो जैसे एक छोटे बच्चे की तरह बहुत खुश हो गया और सुनैना को देख करके, क्योंकि संजू को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुनैना उससे पहली बात तो मिलने आएगी और वो भी ऐसे। पर सुनैना तो ऋतु के लिए आई थी, इसलिए उसने संजू से कहा कि मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता और ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूं, इसलिए अभी भी मैं जो कह रही हूं वो तुम करो। संजू ने कहा कि तुम कहो तो नैना, मैं अभी अपनी जान दे दूं। सुनैना ने कहा कि जान नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, पर तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो भी ऋतु के लिए। वो तुम्हें और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ करके जा रही है, पर वो जाने से पहले एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम अभी उससे मिलने बाहर गार्डन में जाओ। ऋतु का नाम सुन करके संजू का दिमाग फिर से गर्म हो गया और उसने कहा कि ये क्या बात हुई नैना, जिस लड़की ने तुम्हें मारा वो भी बिना किसी बात के, और तो और पूरे घर वालों के सामने उसने तुम्हें चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की, तुम उसी की मदद करना चाहती हो। इससे अच्छा तो तुम फिर मुझसे मिलने ही नहीं आती। और तभी सुनैना ने संजू के बोलते बोलते ही उसका हाथ अपने सिर के ऊपर रख दिया और कहा कि तुम्हें मेरी कसम, तुम उससे मिलने अभी जाओ। बस फिर अब सुनैना की कसम के आगे संजू भी ठंडा पड़ गया और वो चुपचाप अपने कमरे से निकल करके ऋतु से मिलने के लिए घर के बाहर गार्डन की तरफ चला गया और सुनैना संजू के कमरे में बैठ करके संजू के वापस आने का इंतजार करने लगी। संजू जैसे ही ऋतु के सामने पहुंचा, ऋतु खुद को संभाल नहीं पाई और वो भाग करके संजू के गले लग गई। ऋतु के ऐसा करने से संजू को ऋतु के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर वो सुनैना की कसम में बंधा हुआ था, इसलिए उसने ऋतु को खुद से अलग नहीं किया। शायद ऋतु को घमंड टूटने के बाद और संजू को खोने के बाद ऋतु के दिल में संजू के लिए जो प्यार था वो अब बाहर आ रहा था, पर अब इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो कहते हैं ना कि अगर वक्त रहते किसी चीज की कदर ना करो तो वक्त को वक्त नहीं लगता उसे आपसे छीनने में।
बस वही हाल रीतू का भी हुआ। जब तक संजू उसका था तब तक वो संजू को अपने हाथ की कठपुतली की तरह नचाती रही, और अब जब संजू उसकी जिंदगी से जा चुका है, फिर ऐसा कहें कि संजू ने रीतू को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था, तो अब रीतू को संजू से प्यार हो गया था। रीतू जैसे ही संजू के गले लगी वो जोर जोर से रोने लगी, और उसने जो संजू से कहा उसे सुन करके संजू की भी आंखों में आंसू बह गए। रीतू ने संजू से रोते हुए कहा कि आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों नहीं बताया मुझे तुमने? जब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया था तो एक कॉल करके तो मुझे सब बता सकते थे ना, तो फिर मुझे यहाँ तक आने की नौबत क्यों आने दी तुमने? एक बार अपनी रीतू पर भरोसा तो किया होता तुमने, मुझे कहा तो होता कि रीतू तुम्हारी जगह अब मेरे दिल में नहीं रही, और अब उस जगह सुनैना आ चुकी है। मैं भी थोड़ी ही तकलीफ सहती और तुमसे नफरत करती और तुम्हें छोड़ देती, क्योंकि तब मैं अपनी ईगो और घमंड से चूर थी, तो मुझे तुम्हारे जाने का इतना फर्क नहीं पड़ता। पर अब जब मैं यहाँ आई और तुम्हारे साथ मैंने वक्त बिताया, और जब मैंने तुम्हारे दिल में सुनैना के लिए प्यार महसूस किया, तो अब इस दिल को भी तुमसे हुए प्यार का एहसास हो गया। पर मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया है कि जाते जाते एक बार ही सही, पर मैं सुनैना के संजू में अपने संजू की एक झलक देख पाऊं। पर संजू, तुम जो कर रहे हो वो आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में सुनैना तो है, पर क्या सुनैना के दिल में भी तुम हो या नहीं हो, ये तुम खुद भी नहीं जानते। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी और सुनैना की जिंदगी में बहुत फर्क है। तुम एक इस रिश्ते में थे जिसे तुम एक पल में तोड़ सकते हो, जो कि तुमने तोड़ भी दिया। पर सुनैना जिन 3 रिश्तों में बंधी है उसके लिए उसे तोड़ पाना नामुमकिन है। पहला कि वो संतोष की पत्नी है और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है और इसलिए वो अभी तक इस घर में है। दूसरा, वो एक बच्ची की माँ है और एक लड़की माँ को बहुत सोच समझ करके हर एक कदम उठाना होता है, क्योंकि उसका एक गलत कदम उसकी तो जिंदगी बर्बाद करेगा ही, साथ ही में उस नन्ही सी बच्ची की जिंदगी पर भी अपना प्रभाव डालेगा। तीसरा, वो एक घर की बहू है जिसे घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है, तो एक पत्नी या सिर्फ एक माँ नहीं, जो फिर भी अपनी खुशियों के लिए इनका दामन छोड़ करके तुम्हारी पास चली आए, बल्कि वो एक पूरे घर की नींव है, जो एक बहू है। इसलिए उसके इस ओहदे को बनाए रखना उसके बेशर्म बहू होने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बस जाते जाते तुम्हें यही सच कहना चाहती हूँ कि तुम सुनैना से प्यार करने में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम आने वाले वक्त में और तुम्हारा प्यार सुनैना के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाए, जिसके लिए उसे तुम्हारे प्यार की कीमत चुकानी पड़े, चाहे एक पत्नी बन करके या फिर एक माँ बन करके या फिर एक बेशर्म बहू बन करके। इसलिए अब जो भी करना संजू सोच समझ करके करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है इस प्यार के बारे में तो तुम सुनैना को बताना, वरना जैसे मैंने आज तुम्हारे दिल में सुनैना के लिए प्यार महसूस किया है और जो कि तुम्हें मुझे बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, पर तुमने मुझे बताया नहीं, और इसी वजह से मैं तुम्हें अपना गुनहगार और धोखेबाज मानती हूँ। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे बताने के पहले यही प्यार सुनैना ने महसूस कर लिया होता तो कहीं वो भी मेरी तरह तुम्हें अपना गुनहगार ना मान बैठे। और फिर इतना कह करके रीतू संजू से अलग हो करके जाने लगी कि तभी संजू ने रीतू का हाथ पकड़ा और उसके माथे में एक किस की और कहा कि मुझे माफ कर दो रीतू, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, और सच कहूँ तो मुझे इस प्यार का एहसास भी
आज ही हुआ जब मैंने सुनैना को तकलीफ में देखा, और मुझे नहीं पता कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। मैंने तो सुनैना को खुद पहली बार ही देखा था और उसे बस अपनी दोस्त ही मानता था, पर पता नहीं कब सुनैना मेरे दिल और दिमाग में छा गई, मुझे पता ही नहीं चला। पर रितु, मैं तुम्हारी कसम खा करके कहता हूँ कि मैंने या फिर सुनैना ने कभी भी अपनी सीमा को नहीं लांघा। यहाँ तक कि मैंने कभी भी सुनैना को उस नज़र से नहीं देखा जैसे नज़र में तुम्हारे लिए रखता था, और ना ही मैं कभी ऐसी नज़र और सोच सुनैना के लिए रखूंगा, क्योंकि सुनैना को मैं हासिल नहीं करना चाहता, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो भी बदले में मुझसे प्यार ही करे, बल्कि मैं तो उसे बस हंसता हुआ ही देखना चाहता हूँ। चाहे वो भले ही अपने पति के साथ खुश रहे, भले ही वो मेरी कभी भी ना, बस वो हंसती रहे। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।